दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था इस समय सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। यह सिर्फ एक सामान्य मोड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा निर्णायक मोड़ है जहां से पूरी सदी की दिशा तय होगी। यूरोप आज एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना आसान नहीं है। यह जाल न तो अकेले रूस ने बुना है और न ही अकेले चीन ने, बल्कि इसमें सबसे बड़ा धक्का अमेरिका की अपनी नीतियों से आया है। सवाल सीधा है, क्या यूरोप अपनी आजादी और अपनी आर्थिक ताकत बचा पाएगा, या फिर अमेरिका का गुलाम बनकर अपने ही उद्योगों को बर्बाद कर देगा? और इस पूरे खेल में चीन और भारत की क्या भूमिका होगी, यह समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले 20 से 25 सालों में, यानी 2050 तक, यही तय होगा कि दुनिया की बागडोर किसके हाथों में होगी, अमेरिका के, यूरोप के या फिर एशिया के। अब आइए देखें कि यह संकट कैसे शुरू हुआ। जब बाइडेन प्रशासन आया था, तभी से यूरोप ने ऐसे ऐसे फैसले लेने शुरू किए जिनका नतीजा उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ा। चीन की इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स, सोलर पैनलों पर पाबंदी और रूस से सस्ती गैस व तेल पर रोक, इन सब ने यूरोप को महंगी ऊर्जा और महंगे उत्पादों की दलदल में धकेल दिया। नतीजा यह है कि यूरोप धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के आने के बाद भी यही सिलसिला जारी है। भले चेहरे बदले, पर असर वही है। यूरोप और गहरी आर्थिक मुश्किलों में फंसता जा रहा है। चीन और यूरोप के बीच तनाव अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। चीन ने हाल ही में लिथुआनिया की 2 बैंकों पर बैन लगाकर यह साफ संदेश दे दिया है कि वह अब केवल बयानबाजी नहीं करेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर कड़े कदम भी उठाएगा। दरअसल यह कदम चीन की उस बढ़ती नाराजगी का नतीजा है जो यूरोप के लगातार चीन विरोधी फैसलों और नीतियों से जुड़ी हुई है। यूरोप ने अमेरिका के दबाव में आकर कई बार चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, टेक्नोलॉजी सेक्टर से लेकर ट्रेड तक में रुकावटें खड़ी की, और यहां तक कि ताइवान मुद्दे पर भी चीन को उकसाने वाली गतिविधियों में शामिल रहा। यही कारण है कि चीन अब सीधे वित्तीय क्षेत्र पर वार कर रहा है ताकि यूरोप को उसकी असली कीमत समझ आए। यह सिर्फ 2 बैंकों का मामला नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि अगर यूरोप ने अपना रवैया नहीं बदला तो चीन एक एक करके और बड़े संस्थानों पर प्रहार करेगा। चीन का यह कदम यूरोप की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि यूरोप पहले से ही ऊर्जा संकट, मंदी और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आर्थिक कमजोरी झेल रहा है। चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और यूरोप उसकी सप्लाई चेन पर बहुत हद तक निर्भर है। अगर चीन ने व्यापारिक और वित्तीय नीतियों में और सख्ती दिखाई तो यूरोप को भारी नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में चीन यूरोप के सामने और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चीन की यह नई रणनीति अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बीजिंग अब धीरे धीरे दबाव बनाने की बजाय सीधे और तीखे कदम उठाने की राह पर चल पड़ा है। यही वजह है कि कहा जा रहा है, असली खेल अभी बाकी है। अब इटली का मामला देखिए। इटली की एक बड़ी टायर कंपनी में चीन ने निवेश किया। इससे इटली को फायदा होना चाहिए था, क्योंकि उसके प्रोडक्ट चीन के विशाल बाजार में आसानी से बिक सकते थे। लेकिन हुआ उल्टा। अमेरिका के दबाव में इटली की सरकार ने उस कंपनी को रोक दिया। कारण बताया, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा। अब सोचिए, टायर जैसी साधारण चीज को भी अमेरिका खतरा बता रहा है। असली खेल यही है, जहां भी चीन का नाम आता है अमेरिका तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है और यूरोप मजबूरी में सिर झुका देता है। यह कोई साझेदारी नहीं, यह गुलामी है। इसी बीच रूस पर लगातार 19 बार सैंक्शन लगाए गए। सवाल है, क्या रूस झुका? जवाब है, बिल्कुल नहीं। रूस की गैर तेल इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सब क्षेत्रों में रूस नई राह खोज रहा है। ब्रिक्स देश, खासकर चीन, रूस को खुला सहारा दे रहे हैं। असली नुकसान किसे हुआ? यूरोप को। जर्मनी जैसे देशों की इंडस्ट्री हिल गई। उनकी मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, जो कभी चीन में सबसे ज्यादा बिकते थे, अब वहीं ठप हो रहे हैं, क्योंकि चीन अब सब खुद बना रहा है। यूरोप की हालत अब इतनी नाजुक हो चुकी है कि वह अमेरिका को सामान बेचने के लिए भी चीन के कच्चे माल पर पूरी तरह निर्भर है। यूरोप की भारी इंडस्ट्री, उसकी फार्मा कंपनियां, उसका ऑटो सेक्टर, यहां तक कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा, सब कुछ चीन की सप्लाई चेन पर टिका हुआ है। अगर चीन अचानक एक फैसला ले ले और सप्लाई रोक दे तो यूरोप की फैक्ट्रियां एक एक करके बंद होती चली जाएंगी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि कड़वी सच्चाई है। जर्मनी की कार कंपनियां चीन से आने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इटली की फैक्ट्रियां चीन से आने वाले कंपोनेंट्स पर निर्भर हैं, और फ्रांस की दवा कंपनियां चीन से मिलने वाले एपीआईज के बिना आधी दुनिया को दवा नहीं पहुंचा सकती। यानी यूरोप की औद्योगिक आत्मा ही चीन से बंधी हुई है। यही है यूरोप का असली संकट। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ चीन पर गहरी निर्भरता।
और इसी बीच सबसे बड़ा धमाका हुआ स्कॉट बेसन के बयान से। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि अब यूरोप को भारत और चीन पर भी सैंक्शन लगाने चाहिए। वजह, रूस का तेल। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर वही तेल यूरोप को बेचता है। सीधी भाषा में कहें तो यूरोप अप्रत्यक्ष रूप से रूस का ही तेल इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि यह रास्ता भी बंद कर दिया जाए, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यूरोप ऐसा कर पाएगा? अगर यूरोप भारत और चीन पर टैरिफ लगाता है तो सबसे बड़ा नुकसान यूरोप का ही होगा। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ब्रिक्स देशों से जुड़ी हुई है। चीन उसके लिए कच्चा माल बनाता है, भारत रिफाइंड तेल और दवाइयां देता है, ब्राजील फूड ग्रेन सप्लाई करता है और साउथ अफ्रीका से रेयर मिनरल्स आते हैं। अगर यूरोप इन देशों से रिश्ता तोड़ता है तो वह अपनी ही जड़ें काट लेगा। उसकी इंडस्ट्री को झटका लगेगा, उसकी फैक्ट्रियां बंद होंगी और उसकी जनता को महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी तस्वीर में एक और दिलचस्प पहलू है, इलॉन मस्क। अमेरिका और चीन के बीच चाहे कितनी भी सियासी टकराहट क्यों ना हो, मस्क का बिजनेस उल्टी दिशा में चलता दिख रहा है। हाल ही में टेस्ला ने अपनी नई मॉडल YL चीन में लॉन्च की, जिसकी कीमत लगभग $47,200 यानी करीब 3,09,000 युआन रखी गई। लॉन्च के साथ ही बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यह कदम साबित करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी आज भी चीन के मार्केट को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार है और टेस्ला की ग्रोथ का इंजन भी। यही कारण है कि मुस्क शंघाई गीगा फैक्ट्री में लगातार निवेश बढ़ा रहे हैं, नई मशीनें लगा रहे हैं और लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहे हैं। टेस्ला की पूरी स्ट्रेटजी यह है कि वह चीन के मार्केट को हाथ से जाने नहीं देगी। इससे दो बड़े संदेश निकलते हैं। पहला, अमेरिका और चीन की राजनीतिक जंग चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, व्यापारिक रिश्ते अब भी जिंदा हैं। दूसरा, मस्क किसी भी हालत में दुनिया के सबसे बड़े ईवी उपभोक्ता बाजार से बाहर नहीं हो सकते। टेस्ला को चीन से केवल मुनाफा नहीं मिलता, बल्कि वहां मौजूद तीखा कंपटीशन उसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी आगे बढ़ने का मौका देता है। और मस्क के लिए यह रिश्ता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका दूसरा बड़ा सपना, स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क और स्पेस एक्सप्लोरेशन, भी अप्रत्यक्ष रूप से चीन की सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जब दुनिया चीन से दूरी बनाने की बातें कर रही है, मस्क की टेस्ला उल्टा चीन में अपनी जड़ें और गहरी कर रही है। यह डबल स्टैंडर्ड भी साफ नजर आता है। पब्लिक में मस्क चाहे चीन को लेकर कितनी भी कड़ी बातें कहें, लेकिन असलियत यह है कि उनका बिजनेस चीन के बिना अधूरा है। आने वाले सालों में भी उनकी कंपनी चीन से ट्रेड और प्रॉफिट दोनों पर उतनी ही निर्भर रहेगी। यह तस्वीर हमें यह समझाती है कि राजनीति और कारोबार दो अलग अलग खेल हैं। जहां नेता बयानबाजी करते हैं, वहीं कंपनियां मुनाफे की सच्चाई पर चलती हैं। दुनिया एक तरफ लगातार चीन से दूरी बनाने की बातें कर रही है, हर मंच पर चीन के खिलाफ सख्त बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असलियत यह है कि चीन अपनी ताकत दिखाने में जरा भी पीछे नहीं हट रहा। हाल ही में जिस तरह से चीन ने लिथुआनिया की 2 बैंकों पर अचानक बैन लगाया, उसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि एक सीधा संदेश था, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। चीन ने साफ कर दिया है कि अगर यूरोप ने अपने रुख को नहीं बदला तो आने वाले समय में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। सोचिए, अगर आज लिथुआनिया की छोटी बैंकों को टारगेट किया गया है, तो कल बड़ी यूरोपीय कंपनियां और वित्तीय संस्थान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। चीन का यह कदम यह भी बताता है कि वह अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रैक्टिव हो गया है और उसका इरादा लंबी लड़ाई का है। ऐसे हालात में यूरोप एक दुविधा में फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका के दबाव में चीन पर सख्ती दिखाना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर को चीन के मार्केट और निवेश की जरूरत है। चीन ने यह चाल चलकर यूरोप को उस नाजुक मोड़ पर ला दिया है जहां उसे चुनना होगा कि क्या वह वाकई चीन से टकराने का रिस्क ले सकता है। असलियत यह है कि चीन ने यह सिर्फ शुरुआत की है और उसका असली गेम अभी बाकी है।